और हमने कभी स्कूल को छोड़ के बाहर आके कभी किताब पढ़ते नहीं थे। मतलब मैं बहुत पढ़ाकू नेचर का नहीं था। इसके बावजूद मैं हमेशा टॉपर था क्लास में। जैसा कि पंसारी की दुकान, घर का कोई माहौल ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई पढ़े लिखे लोगों का, ठीक है। उस माहौल में सर अशोक कुमार अपने को कैसे निकाल के ला पाए बाहर? तो किसी ने हमें उन दिनों बोला कि जो आप मेडिकल लोगे तो आपको मेंढक काटने पड़ेंगे। तो हम तो वेजिटेरियन आदमी, तो हमने कहा यार ये तो अच्छा काम नहीं लग रहा मेरे को। गया था तो माहौल बहुत अलग था और विद इन 1 ईयर हमने पूरा माहौल चेंज कर दिया। मतलब जिसको आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र कहते थे, जहाँ 5 बजे के बाद लोग बाग घर से नहीं निकलते थे, जहाँ एसपी एक प्लेटून पीएसी के बिना नहीं चलता था, वो माहौल एकदम 1 साल में नॉर्मल हो गया, आतंक से मुक्त हो गया। फेक एनकाउंटर होते हैं सर? होते होंगे, हमने नहीं किए भाई, हम तो उसके पक्षधर नहीं है। अतीक से उस 10-12 मिनट की मुलाकात में पूछा था तो अतीक कहते थे वो एक अशोक कुमार जो आए थे ना, बहुत छोबर अफसर था, फालतू में उंगली नहीं करता था। स्वर्ण सिंह जवंदा गैंग एंड हीरा सिंह गैंग, तो ये लास्ट गैंग था जो हमने खत्म किया। उससे पहले 2-3 और थे, बिंदा और जर्नैल सिंह छतराना, 2-3 गैंग और थे। तो टोटल 3-4 बड़े गैंग्स के बीच ये 10 साल बीते हैं। वो टेररिस्ट जिसके घर आप अचानक पहुंच गए, यस। क्या शब्द थे उसके आपको देख के? उसके तो शब्द नहीं थे, वो तो आया, वो तो बोल ही नहीं पाया, वो तो कांपता रहा। वो तो, और वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड का नहीं था, वो तो AK-47 की पावर होती है, आप समझते हैं। बाबरी मस्जिद गिरने से पहले 6 दिसंबर ना, गिरने वाले दिन 6 दिसंबर शाम के 6 बजे के आसपास कर्फ्यू अनाउंस कर दिया गया और लागू किया गया। मैं भी लागू कराने वालों में से था। अगर चूक गए होते घंटे 2-4 घंटे, सर्टनली वहां भी वायलेंस होती, बहुत सारी जाने जाती, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि और शहरों में हुआ, आपको पता है, और शहरों में प्रयागराज में भी कितने शहरों में दंगे हुए। प्रयागराज में होते ही होते, मैं तो खुद बोल रहा हूँ ना। धीरे धीरे फोर्स आई, 3 घंटे एनकाउंटर चला वो, और 3000 गोलियां चली। अंदर मतलब टेररिस्ट थे वो? अंदर टेररिस्ट थे। पुलिस बदनाम क्यों है? देखिए, पुलिस बदनाम होने के पीछे कई कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण ये है कि, या उसका मैनिफेस्टेशन ये है कि पुलिस का डर आम आदमी में, अपराधियों में कम है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट में हिंदी के खास कार्यक्रम अनफिल्टर्ड अड्डा यानी कि पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं पूर्व IPS और उत्तराखंड के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक और हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई के मौजूदा वाइस चांसलर अशोक कुमार साहब। एक IPS और खेल, ये दोनों सामंजस्य, मतलब आप ये तो नेचुरल है, क्योंकि जो IPS होते हैं, हमको सब खेल सिखाए जाते हैं। आउटडोर में हमारी ट्रेनिंग बड़ी टफ होती है, जिससे फिजिकली हम लोग स्ट्रांग रहें। तो जो NPA की नेशनल पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग है, वहाँ पे भी हमें डेली 1 आवर स्पोर्ट्स कंपलसरी है। और वो रिटायरमेंट के बाद भी अब आप, और वो इसलिए हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन जाता है। जब हम सर्विस में रहते हैं तो भी पुलिस में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, और मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा, तो वो कंटिन्यू करके पोस्ट रिटायरमेंट भी स्पोर्ट्स के फील्ड में। अशोक जी, आज की जो जनरेशन है वो एक उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार को जानती है, वो मौजूदा वक्त में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई के वाइस चांसलर को जानती है जी। मैं स्टेटमेंट के माध्यम से 9, 8, 10 साल के अशोक कुमार को आज की जनरेशन से रूबरू कराना चाहता हूं। जी जरूर। क्या रहा बचपन? मेरा बचपन गांव में बीता है पूरी तरह। पहली क्लास से 10वीं क्लास तक मैं अपने गांव के स्कूल में रहा हूँ। पानीपत जिले का गांव है कुराना, और वहाँ पे मैं, मतलब वहाँ पे तो आप समझते हैं, बचपन में जितना गांव का हर आदमी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी हाथ बटाता है, तो हम भी बटाते थे वैसे ही। और हमने कभी स्कूल को छोड़ के बाहर आके कभी किताब पढ़ते नहीं थे। मतलब मैं बहुत पढ़ाकू नेचर का नहीं था। इसके बावजूद मैं हमेशा टॉपर था क्लास में। और मेरे जो टीचर थे 9th-10th में, उन्होंने कहा मेरा रिकॉर्ड आप ही तोड़ेंगे। ही उनका 25 साल पुराना रिकॉर्ड था, हाईएस्ट मार्क्स 670 आउट ऑफ 900। उन दोनों इतने ही मार्क्स आते थे मेरिट लिस्ट में, तो वो भी मैं लकीली तोड़ के, मेरे 712 मार्क्स आए थे। अपने गुरु का ही रिकॉर्ड तोड़ा? अपने गुरु का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 25 साल पुराना। तो, और वो मैथमेटिक्स के बहुत आउटस्टैंडिंग आदमी थे। मुझे उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से मैं मैथमेटिक्स में और निखरता चला गया। 10वीं क्लास तक कभी मेरे 100 से एक भी नंबर कम नहीं आया मैथ्स में, और वही मेरे को IIT तक ले गया। इतनी अच्छी फाउंडेशन बनी। आप सर प्योर देसी ठेठ गांव में
पले बढ़े, जी, जहां किसान हमेशा हावी रहता है, खासतौर ये कि साहब पढ़ने वाला बच्चा क्या पढ़ेगा, वे गांव में पैदा हुए हो। आप सर उन परिस्थितियों से, पिता की पंसारी की दुकान, घर का जी। कोई माहौल ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई हुँ। पढ़े लिखे लोगों का, ठीक है, उस माहौल में सर अशोक कुमार अपने को कैसे निकाल के ला पाए बाहर? नहीं, वो जो आपने उस पे मुझे एक वो एपिसोड याद आ रहा है, क्योंकि वो सोचते थे भई या तो ये दुकान पे काम करता है या पढ़ने में तेज़ है, ये फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता और इसको किसानी से क्या मतलब? बोला उन किसी ने मुझे चैलेंज किया मेरे ही क्लासमेट ने कि खेत में जाके दिन भर गेहूँ काटोगे ना अप्रैल-मई में तब समझ आएगा। मैंने कहा चल हो जाए, तो हमने कॉम्पिटिशन गेहूँ काटने का ही कर लिया। मैं 7वीं 8वीं क्लास में रहूँगा, अप्रैल का महीना, दिन भर वहाँ पे पूरा सुबह से शाम तक कटते हैं गेहूँ, पूरे काटे गए और फिर गिनी गई पुलिया, कि गिन लो भाई एंड आई वॉन दैट चैंपियनशिप। तो मेरे को वहीं से उनको समझ आ गया ये बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर का आदमी है, इसने कभी नहीं काटा फिर भी आज आके हमारे ही गेम में हमको हरा दिया। तो और वो सेल्फ मोटिवेशन था। वो कहीं न कहीं सेल्फ मोटिवेटिंग था कि आई कैन डू दिस ऑल्सो। फिजिकल सीमाएँ तो आप कहीं तक खींच सकते हैं आपकी बॉडी की। सर ग्रेजुएशन हो गई, आईपीएस की तरफ को कैसे मन हुआ? कुछ और सोचा था? पहली बात तो आईपीएस से पहले आईआईटी, आईआईटी तक पहुंचने का क्या रहा, कैसे? वो भी एक नेचुरल था क्योंकि मेरे हमें जानते नहीं थे ना, न हम जानते थे ना हमारे पेरेंट्स जानते थे कि इंजीनियरिंग क्या होती है। तो हमारे टीचर्स को ये था भी ये लड़का ब्रिलियंट है, दिमाग से तेज है, मैथमेटिकली तेज है, इसने अब ये हुआ कि रिकॉर्ड तोड़ेगा, पहला चैलेंज था, फिर बोले अब क्या करेगा? तो हमें तो खुद नहीं पता था। तो उन दिनों इंजीनियरिंग और डॉक्टर 2 ही करियर होते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, इनमें से 2 चुन लो, ठीक है, इनमें से कोई सा एक ले लो। तो हमने थोड़ा पूछताछ की कि भाई कौन-सा बेटर है इनमें से? तो किसी ने हमें उन दिनों बोला कि जो आप मेडिकल लोगे तो आपको मेंढक काटने पड़ेंगे। तो हम तो वेजिटेरियन आदमी, तो हमने कहा यार ये तो अच्छा काम नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, फिर हम इंजीनियरिंग में आ गए, जस्ट ऑन दिस क्राइटेरिया, और कोई दिमाग में सोच नहीं थी। कि जीव हत्या ना हो। हाँ, सिर्फ इस एस्पेक्ट पे कि यार ये तो गलत काम हो जाएगा। तो फिर हम जो है 11वीं-12वीं में सोनीपत आए, उन दिनों गाँव में नहीं थी 11वीं-12वीं, ठीक है। और उन दिनों 10+1+3 पैटर्न था। प्रेप के बाद आप 3 साल में बीएससी, बीए, बीकॉम हो जाती थी। 4 साल में इंजीनियरिंग होती थी। तो हमारा टारगेट था उन दिनों रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र में एडमिशन पाना। वही हरियाणा का आरईसी था, जो आजकल एनआईटी है हरियाणा की। किंतु टॉप मैं का सर। हाँ, मेरी किस्मत देखिए कि हमारे साथ दिल्ली के 2 जैन बंधु पढ़ते थे हमारी क्लास में। क्लासमेट आपके। हाँ, क्लासमेट मनोज जैन, राजेश जैन। और वो दिल्ली को बिलोंग करते थे। दिल्ली को बिलॉन्ग करते थे, दिल्ली में उनके पापा नौकरी में थे, ठीक है, डूसू में, डीयूएसयू कुछ है ना, हाँ, डीयूएसयू या डी डेसू, दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, मतलब जी, डेसू इलेक्ट्रिसिटी, डेसू, हाँ, पहले था वो। डेसू में थे, हाँ। तो वो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, उनके बेटे थे ये दोनों, मेरी क्लास में, दोनों एक ही क्लास में थे। तो वो लोग आईआईटी की तैयारी करते थे। तो पहले मैंने उनसे पूछा तुम आए क्यों दिल्ली छोड़ के यहाँ पे कुरुक्षेत्र, सोनीपत? सोनीपत। तो उन्होंने कहा साहब दिल्ली में अगर हमारे इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो वहाँ बीएससी करने में लगते हैं 4 साल 12वीं के बाद, और यहाँ 11वीं के बाद 4 साल। दिल्ली में 10+2 सिस्टम पैटर्न चालू हो गया था, हाँ, ठीक है। तो आईआईटी अपना में, 1 साल बचाने आए। आईआईटी में सर आपने तो मैंने करी उनके देखते देखते मैंने आईआईटी का एग्जाम दे दिया, आईआईटी क्योंकि वो दे रहे थे, नहीं तो मेरा टारगेट था कुरुक्षेत्र। जी। और मैंने उनकी साथ में सीख करके आईआईटी, उन्होंने कहा आईआईटी देश का बेस्ट कॉलेज है भाई। अब सर आईआईटी कर लिया, उसमें बहुत मेहनत की, इंजीनियर बन गए, उसके बाद सर वो कौन सी चीज आई बीच में जीवन में कि आईआईटी इंजीनियर ना होके अब हम आईपीएस की तरफ जाएंगे? देखिए हमारे टाइम में मोस्टली लोग जो है आईआईटी से विदेश जाते थे, 50% से ज़्यादा हमारे बैच के लोग विदेश में ही है। और आधे लोग जो बच गए उनमें से आधे लोग जो है मैनेजमेंट करते थे, आईएम अहमदाबाद चले गए, बेंगलोर कलकत्ता चले गए। तो बहुत कम लोग थे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में रहते थे। सिविल वाले रहते थे जो रेलवेज में चले जाते थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में चले जाते थे। तो मेरा तो ये था कि विदेश में रह के सेवा करनी है। मैं तो हमेशा वहाँ लड़ता था लोगों से कि भी हम क्यों बाहर जा रहे हैं, हमें देश में ही सेवा करनी चाहिए। तो उस टारगेट से चल रहा था मैं, किंतु मेरे को 3rd ईयर के बाद जो इंटर्नशिप होती है वहाँ ने उसने मेरा लाइफ चेंज किया। जो मैंने 2 महीना कलकत्ता में की थी उषा फैंस के साथ, उसने मुझे दिखाया कि नहीं, ये इंजीनियरिंग इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है पर मेरे बस की नहीं है, काइंड ऑफ।
तब मैंने कहा कि मुझे तो वो काम चाहिए जो, क्योंकि वहाँ मशीनों से काम होता था दिन भर, तो मेरा मन मशीनों में लगता नहीं था। तो मैंने कहा यार ये काम फंस गए, जहाँ 8 घंटे नहीं कट रहे हैं, ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो इसलिए फिर मैंने उस पीरियड में वहाँ सोचा कि कौन सा कैरियर बनाना है, कि वो सर्विस चुने जहाँ पब्लिक सर्विस के सबसे ज़्यादा अवसर हो, लोगों की हेल्प कर सके, आपका इम्पैक्ट दिखे, आप सोसाइटी में बड़े बदलाव ला सकें, और वो आपको मतलब जो इम्पैक्ट है वो दिखे भी। तब सिविल सर्विसेज का आइडिया आया, और वहाँ से सिविल सर्विस की तैयारी का मन में सोचा। सिविल सर्विसेज की सर बिगनिंग क्या रही, अप्लाई किया और सब गाइडेंस क्या रही, कैसे मतलब क्वालिफाई कर पाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिविल सर्विस हमारे टाइम में आईटी में बहुत ज़्यादा लोग नहीं देते थे। कोचिंग थी, 2-3 पॉपुलर कोचिंग थी राव वगैरह की, हमने कोचिंग कभी नहीं की, ना आईआईटी आने के लिए की, ना यूपीएससी में की। तो जो हमारे सीनियर वीनियर थे उन्हीं से पूछ पाछ के, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था, हमने अपना वहीं पे तैयारी किया। उस प्रोसेस में एक तो हम लेट हो गए, बीटेक के एग्ज़ाम देने के बाद हमने तैयारी शुरू की, तो पहला अटैम्प्ट तो वेस्ट हो गया। भाई मई में ही आपके बीटेक के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं फाइनल ईयर के, और मई जून में ही प्रीलिम्स था उन दिनों। तो प्रीलिम्स तो हमने क्रैक कर लिया, बट ऑब्वियसली मेंस होना ही नहीं था। कम से कम आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए 2 साल तो चाहिए, तो आपको बहुत पहले से तैयारी। तो पहला अटैम्प्ट तो हमने ये सोच के दिया था कि एक्सपीरियंस कर लेते हैं। उन दिनों हमारे यहाँ 3 अटैम्प्ट होते थे, ठीक है, आजकल 6 होते हैं, उन दिनों 3 ही अटैम्प्ट। फिर दूसरे में हम पूरी तरह तैयार थे, हमने पूरी तैयारी भी करी। पहले में प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ, पूरी तैयारी की, सब कुछ। उन दिनों 2 ऑप्शनल होते थे, ठीक है। तो हम मान के चल रहे थे कि दूसरा तो हमारा क्रैक होएगा बिल्कुल सुपर, टॉप 100-200 में आ जाएंगे। किंतु जब रिजल्ट आया तो आई वाज अराउंड 600 रैंक। सेकंड भी फंसा। हाँ, सेकंड भी फंसा। मेरे को मिल गई डैनिक्स, जो दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विस है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा उलझ गए। जब मार्कशीट आई तो देखा बाकी सब जगह बहुत अच्छे नंबर हैं, बिल्कुल 100 रैंक के ऊपर वाले, एक ही सब्जेक्ट ने मुझे फ्लॉप कर दिया। वो सब्जेक्ट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो हमने आईआईटी में पढ़ा था। अब आईआईटी पढ़ाती है सारी विदेशी सिस्टम के हिसाब से, मतलब हाई फाई, और यूपीएससी का एग्जाम होता है हमारा आरईसी के पैटर्न पे, जो क्वेश्चन आंसर है ना वो भी वैसे लोग सेट करते हैं। तो उनमें मिसमैच बहुत था। हम जो किताबें भी पढ़ते थे वो भी थोड़ी बाहर वाली पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा आगे की पढ़ते थे। तो उस मिसमैच ने मुझे जो है 250 नंबर पे ले आया 600 में से। अगर मेरे 300 होते तो मैं टॉप 100 में था, आराम से इजीली आई। यानी कि थर्ड अटेम्प्ट में आईपीएस, तो थर्ड अटेम्प्ट में हमने निकाल लिया। बैच मिला 1989। पहली पोस्टिंग सर यूपी में रही, क्योंकि उस जमाने में उत्तराखंड नहीं बना था। जी जी। कहाँ सर वो एक्सपीरियंस, थोड़ा सा एक लाइन में 2 लाइन में, फर्स्ट पोस्टिंग का? वो बहुत ही एक्सपीरियंस कई सारे हैं वहाँ। तो मैंने इलाहाबाद से शुरू की थी। इलाहाबाद से शुरू की थी जी, प्रयागराज। आपने इलाहाबाद का जिक्र छेड़ा है अपनी पहली पोस्टिंग का, जी, पुलिस नौकरी के, आईपीएस सेवा का। अतीक अहमद से मैं मिला था कुछ साल, काफी साल पहले, कुछ नहीं काफी साल पहले, जी। जिक्र आपके नाम का भी आया था। अच्छा। और ये चीज आपको भी आज तक किसी जर्नलिस्ट ने नहीं बताई नहीं बताई। ठीक, क्योंकि जर्नलिस्ट को पता ही नहीं कि आपका बैकग्राउंड उत्तराखंड नहीं, जड़ आपकी यूपी है। होते हैं। हाँ। अतीक से उस 10-12 मिनट की मुलाकात में पूछा था, तो अतीक कहते थे वो एक अशोक कुमार जो आए थे ना, बहुत छोवर अफसर था, फालतू में उंगली नहीं करता था। वो अतीक अहमद जो किस हाल में जनता मुक्त कर पाए, जनता उससे मुक्त हुई, वो आपके बारे में बहुत साल पहले बता रहा हूं मैं, कम से कम 20 साल हो गए होंगे सर। मैंने पूछा था कि अच्छे बुरे अफसर, तो उसने सर 98% अफसरों को, क्योंकि भाई अपराध और पुलिस का तो 36 का आंकड़ा है ना तो ये चीज आपको आज पहली बार पता लग रही हो कि वो बोला एक अफसर आया था, नया सा लड़का था, बहुत बहुत शोवर था, सबकी सुनता था। ये सच है कि मैंने पूरे कैरियर में सबकी सुनी, कि पूरा कैरियर मेरा फर्स्ट चीज, अगर मैं पूरी पुलिसिंग में अपने की टॉप मोस्ट जी, जिसको मैंने प्रायोरिटी दिया हुआ पूरे 35 साल जी, तो वो ये है कि जनता की सुनो, पीड़ितों की सुनो और पीड़ितों को न्याय दिलवाओ। आप पूरी जिंदगी उसी पे उतार के आ गए हैं। आपने किताबें लिखी अपनी दोनों, उनमें भी यही जिक्र है। आपने बेसिकली खाकी को और उसकी मतलब उसके वजन को अपने पे हावी नहीं होने पुलिसिंग दिया। का चेहरा बदलने की मैंने कोशिश की है पूरे देश में, कि पुलिसिंग में इंसानियत होती है। इसीलिए अतीक अहमद का किस्सा आज
आपको मैंने इतने दिन से 30 साल से तो कभी नहीं कहा, आज बैठे हैं तो बात कर रहे हैं। अतीक अहमद सर माननीय भी बने बाद में, और आपका इन सबसे पल्ला पड़ता रहा है जो मेरे क्रिमिनल। टाइम में तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैं तो वहाँ पे रहा हूँ 1991, 92, 93, मतलब 90 से लेके 93 के बीच 2 टुकड़ों में वहाँ मैं 2.25 साल रहा हूँ। ठीक है, और बीच के 8 महीने में अलीगढ़ रहा हूँ। हाँ, तो मेरी 2 जगह पे एएसपी शिप भी थी। लेकिन एसपी शिप में तो उन दिनों वो कोई बड़ा नाम नहीं था, नाम नहीं था, लेकिन सब उभरता हुआ शुरू हो गया था वो। पॉसिबल है। उसने थाने, हाँ मैं समझ गया आपका। हमारे टाइम में जो था ना, मुझे जो ज़्यादा यादें हैं जी, वो है राजीव गांधी की विजिट हुई थी वहाँ, ठीक है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, और उसके कुछ दिन बाद ही वहाँ पे उनका वो हो गया असैसिनेशन। जी, तो मुझे याद है कि वहाँ इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी वो पब्लिक में खुल के चल रहे थे ओपन जीप में। तो हमें लगता था एज एएसपी कि भाई अगर ये कोई सुरक्षा तो हो ही नहीं इसमें, तो कोई भी सुरक्षा में क्या कितना कर लेगा सुरक्षा कर्मी। हम लोग लगे थे, हजारों लोग लगे थे एयरपोर्ट से लेके वहाँ। तो सुरक्षा जो है 100% सुरक्षित नहीं कहा जा सकता, मतलब वो बहुत ज़्यादा पब्लिक से मतलब ओपनली मिल रहे थे, ओपन जिम में जा रहे थे, तो हजारों लोग अपना आ सकते हैं, तो वो सुरक्षित, तो वही उसका फायदा उठाया ना लोगों ने। तो सर आज राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा किसी भी वीआईपी को सुरक्षा दायरे को नहीं तोड़ना चाहिए। अभी रिकॉर्ड पे लाया गया है, यस मुझे पता है, उनकी सिक्योरिटी विंग ने रिकॉर्ड पे लाया है कि ये जो है डिसोबे कर रहे हैं रूल्स के लिए, ब्लूप्रिंट के लिए, ब्लू बुक के लिए। तो जो उनके पिता ने किया और घाटा बहुत बड़ा हो गया, जान की कीमत लगानी देखिए पड़ी। जनरली पॉलिटिशियन की एक नेचर रहती है कि बिकॉज जो भीड़ देखते ही वो सोचता है मैं भीड़ से मिलूं, किंतु सुरक्षाकर्मी हमेशा उसे आगाह करेगा कि नहीं ये आपकी सुरक्षा के लिए 100% फूल प्रूफ नहीं है, तो वो उसका जरूर से जरूर ख्याल जो है वीआईपी को। जब बात सर जिक्र सुरक्षा का आया है वीवीआईपी के, राजीव गांधी का आप बता ही रहे हैं कि इतनी रस्में होते थे तो मैं कांपता था, देखता था कि भाई कैसे सुरक्षित करें इनको। ये एसपी पुलिस अधीक्षक, एज एएसपी, एज एसपी, एएसपी। हाँ जी। अब राहुल गांधी के लिए सर आप क्या गाइड करना चाहेंगे एक बड़े होने के नाते? मैं तो सभी के लिए यही कह रहा हूँ कि भाई किसी भी हालत में हमें सुरक्षा नॉर्म्स का वायलेशन नहीं करना चाहिए। बड़े मेहनत से, मतलब कितने सारे दिमाग लगातार लगते रहते हैं, तब ये नए नए नॉर्म्स निकालते हैं, क्योंकि आजकल नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, उसके थ्रू फिर आपको सुरक्षित रहना है तो सर्टेनली सुरक्षा नॉर्म्स का पालन किया जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक पहले किस जिले के बने सर, क्या अनुभव है? पुलिस अधीक्षक सबसे पहले मैं बना चमोली जिले का, उत्तराखंड में। हाँ वो भी था यूपी लेकिन का उस वक्त पीरियड। यूपी का हिस्सा हाँ था। जी, और उन दिनों वहाँ उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था। वो कोई अनुभव सर? हाँ बहुत सारे अनुभव उत्तराखंड कोई आंदोलन। ऐसा जो कभी नहीं मिटा पाएंगे उसको, वहां की पोस्टिंग को? देखिए चमोली मेरा पहला जिला था। मैं प्रयागराज से गया था रुद्रपुर, तब मैं फुल एसपी नहीं था, तब मैं एसपी देहात था, ठीक है, वहाँ पे टेररिज्म झेला मैंने। और वहाँ के बाद में फुल एसपी गया चमोली, ठीक है, ये दोनों मेरे एक प्रकार से फर्स्ट पोस्टिंग है। कुछ सर टेररिज्म की बातें बताओ, क्योंकि वो तो बड़ा खतरनाक टाइम था। हाँ वो तो बहुत सारी बातें हैं उसमें, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेरी अचानक एएसपी इलाहाबाद से एसपी देहात रुद्रपुर में पोस्टिंग हुई, और मुझे उसका जो पोस्टिंग आई थी नैनीताल करके, एडिशनल एसपी नैनीताल, ठीक है। तो मैं तो सोच रहा था अच्छा यार इतनी बड़ी हार्ड वर्क के बाद अब जो है थोड़ा रिलैक्स करने को मिलेगा नैनीताल में, वो तो टूरिस्ट प्लेस है। तो मैं ये सब सोच करके आए थे हम लोग, बरेली उतरे हम, ठीक है, स्टेशन पे। तो हमने देखा पूरे एक प्लाटून पीएसी आई थी। मैंने कहा यार ये एडिशनल एसपी को रिसीव करने के लिए एक प्लाटून पीएसी कब से आने लग गई। तो फिर मैं गाड़ी में बैठा, तो ड्राइवर से पूछा मैंने यार क्या पीएसी क्यों लेकर आई इतनी। बोले सर आपको रुद्रपुर जाना है, वहाँ बहुत आतंकवाद है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं भाई, चलो रुद्रपुर चलो। तब पता चला कि एसपी जो थे उन दिनों, इतना आतंकवाद था कि एसपी अपने साथ लगभग एक प्लाटून पीएसी लेके चलते थे। सर एक दो किस्से जो याद आ रहे हैं, रिकॉल कर पा रहा हूँ। 17 साल के मुखबिर ने आपको जो मुखबिरी की टेररिस्ट के बारे में, वो एक AK-47 एक हाथ में, दूसरे हाथ में टेररिस्ट जी, और एक खालिस्तान आतंकवादी, खालिस्तानी अपूर्व, उसके घर आप पहुंच गए मिलने या जहां भी उसके। जी। ये सर आप ही बयान करो, खुल के बताओ। मैंने 2-3 आपको किस्से बताए, सुनना चाहते हैं हम। देखिए जो जो आप कह रहे हैं कि आतंकवादी के घर हम पहुंचे थे, वो ये था कि मैं जब गया था तो माहौल बहुत अलग था, और विद इन 1 ईयर हमने पूरा माहौल चेंज कर दिया।
मतलब जिसको आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र कहते थे, जहाँ 5 बजे के बाद लोग बाग घर से नहीं निकलते थे, जहाँ एसपी एक प्लेटून पीएसी के बिना नहीं चलता था, वो माहौल एकदम 1 साल में नॉर्मल हो गया, आतंक से मुक्त हो गया। पहला बात, उसमें हमें 2-3 चीजें करनी पड़ी। ठीक है, पहला स्टेप था जनता के मन से आतंकवादियों का डर निकालना, और खुल के खुले मंच पे जनता ने बोलना शुरू किया। उसके पीछे ये था कि लोग बाग जो है उनको खाना खिलाते थे, शरण देते थे, सोने को जगह देते थे। ठीक है, टाडा में ये सब भी अपराध था, आपको पता है, बराबर का अपराध था। और वही लोग आतंकवादी में बंद हो जाते थे, क्योंकि उनके उनके 10 दुश्मन होते हैं आजकल, पड़ोसी में दुश्मन। वो मुखबिरी करेंगे, इनको जेल भेज देगी पुलिस। आप समझ गए, इसके नाम पे करप्शन भी खूब हो रहा था। तो अगर मेरे 50 आतंकवादी जेल में गए, मान लिया उस जिले में, तो मैंने देखा 70 से 80% शरण देने वाले थे, हार्डकोर वाले कम थे। मतलब जो असली आतंकवादी थे वो ना पकड़े जाके उनको शरण देने वाले ज्यादा पकड़े जा रहे हाँ, थे। संख्या ज्यादा थी, वो भी पकड़े गए। नहीं तो पुलिस को नहीं नजर आ रहा था ये क्या कर रही है। समझिए ना, पुलिस क्या करे, कानून भी यही कर रहा है, बट फिर भी डबल गेम कई बार हो जाता है, आपको ही पता है। उसमें कहीं पुलिस की गलती भी होगी और कहीं सही भी होगा। तो जो असली आतंकवादी जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तो गैंग कैसे पता चलेगा। तो गैंग के नाम तो खुले हुए थे असली, और असली आतंकवादी पकड़े जाते थे, पर उन जो शरण देने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी। तो जनता क्या थी, पुलिस को सूचना ही नहीं देती थी। पुलिस को सूचना देंगे, वो हमें पकड़ लेंगे। आपने कैसे तैयार किया तो इनको। हमने कहा भाई, हमने मंच से घोषित किया कि हमें पता है कि कोई दिल से आतंकवादियों को शरण नहीं देता। हमने ऐसे बोला, हम मान के चलते हैं अनलेस ये प्रूफ हो जाए। वो तो AK-47 के नोक पे बेचारा डर के दे रहा है आपको। आतंकवादी किसी के झाले में पहुंच गए, या आज हम यहीं रुकेंगे, यहीं खाएंगे, उसमें दम है, हिम्मत है कि वो मना कर दे। तो हम ये मान के चल रहे हैं, अनलेस हमें और प्रूफ मिल जाए कि आप उससे मिले हो एक्चुअली, तो हम आपको निर्दोष मान के चलेंगे। यानी कि तराई की जनता जो पीड़ित खुद थी आतंकवादियों से, Yes. आतंकवाद से, आपने उसकी कमजोर नस पकड़ी। यस। तो हमने उस बात को देखा कि हमने इस बात की भी स्टडी करी कि आतंकवाद से ना आतंकवाद के परिवार खुश हैं, आतंकवादियों के ना आम जनता खुश है, ना पुलिस तो परेशान है और उनके परिवार भी परेशान है। नैनीताल अकेले जिले की मैंने स्टडी की थी, आज आपको बता रहा हूँ। वहाँ 10 साल आतंकवाद रहा, 84 to 94 में मैंने इस एनकाउंटर से खत्म किया था। उसमें भी इन्होंने एक्सेप्ट तो 84 में भी नहीं किया था, इन्हें 87-88 के आसपास एक्सेप्ट किया ऑफिशियली, बट वो रहा 10 साल। एक्चुअली फिगर्स हैं 300 लोग मारे गए 10 साल में, जिनमें से 25 पुलिस वाले थे। सिर्फ तराई में। सिर्फ एक जिले की, तराई के एक जिले में, नैनीताल में। नैनीताल में जब आजकल उधम सिंह नगर भी उसी का पार्ट है। टाइम ड्यूरेशन क्या है सर वो। 84 to 94, 300 लोग मारे गए आतंकवादी हिंसा में, जिनमें से 25 से ज्यादा पुलिस वाले थे, इंक्लूडिंग 1 CO 1 SHO। आपको याद है टेररिस्ट कितने रहे होंगे सर उसमें? टेररिस्ट का मैंने पूरा चार्ट स्टडी किया, एनालाइज किया पूरा उसको, टोटल 100 का चार्ट ओवर 10 years, जिसमें 2-3 बड़े बड़े गैंग आए। ठीक है, और लास्ट जो गैंग मेरे टाइम में था वो BST के भिंडरा वाले सेफरन टाइगर्स ऑफ खालिस्तान, स्वर्ण सिंह जवंदा गैंग एंड हीरा सिंह गैंग। तो ये लास्ट गैंग था जो हमने खत्म किया। उससे पहले 2-3 और थे, बिंदा और जर्नैल सिंह छतराना, 2-3 गैंग और थे। तो टोटल 3-4 बड़े गैंग्स के बीच ये 10 साल बीते हैं नैनीताल की तराई के। आपने जैसे सर अपना फार्मूला अप्लाई किया पब्लिक पे, उसका रिजल्ट यह है कि सूचना हमें जल्दी आने लग गई। तो जो गैप मेरे पास 2 दिन का गैप रहता था कि जी 2 दिन पहले उस करने के खेत में थे, फिर वो 1 दिन कम हो गया, तो हम थोड़ा नज़दीक पहुंच गए, आतंकवादियों को और मुश्किल हो गया। और हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी बनी कि जिस दिन एनकाउंटर हुआ है मेन गैंग का, तो उस दिन जो सूचना देने वाले थे सीधा मुझ तक राइट स्टिक सूचना आ गई। तो पहले मैं एक उसकी बात कर रहा था कि एक तो मैंने ये चेंज लाया, दूसरा मैं सोचा जो आतंकवादी पुराने पहले पकड़े गए थे, उनके घरों पे फोर्स लगी रहती थी, नागा पुलिस भी थी वहाँ पे, वो भी बुलाई गई थी, एक बटालियन वो भी लगी रहती थी, कि मैं थोड़ा स्टडी करके उनसे जानकारी करता हूँ। ये शुरुआती दौर की बात है कि मैं उनसे जानकारी करता हूँ कि भाई क्या माहौल है, क्यों वो आतंकवादी बना। एक बंदा जेल से छूट के आया था, टेररिस्ट था, वो एक्चुअल टेररिस्ट था, जेल से छूट के आया था, टेररिस्टों के साथ रहा था। ठीक है, तो मैं तो एकदम इस इरादे से जा रहा हूँ कि मैं जानकारी करूँगा कि क्यों वो आतंकवादी बना, उनके गैंग में और लोग थे वो कहाँ हैं आज की डेट में, उनके क्या प्लानिंग है, क्या योजना है,
सूचना लेने के एंगल से। उस टेररिस्ट के घर पहुंच गए? मैं घर पहुंच गया, मैं इसी पर्पज से गया था। पहले बता दिया था उसको हम आ रहे हैं? नहीं, हम पहुंचे सडन। ठीक है, अब हम सडन पहुंच गए, तो मैं तो बता रहा हूं कि जनता पब्लिक में इंप्रेशन कैसे जाता है। तो मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं उससे पूछताछ करूंगा और थोड़ा यहाँ के आतंकवाद का इतिहास जानूंगा और बाकी मोडस ऑपरेंडी के बारे में जानूंगा, ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, गैंग के बाकी मेंबर अब कहाँ है और क्या योजना है और क्या उसने पूरी तरह छोड़ दिया है आतंकवाद की नहीं। राइट, मैं तो इस इंटेंशन से गया हूँ। किंतु जो ही वहां जाके खबर आती है कि पुलिस आई है, एसपी साहब खुद आए हैं, तो उस बंदे के मन में कहीं से डर कांप जाता है, क्योंकि उसके लिए तो पुलिस का एसपी आया हुआ है। वो तो हिल गया। तो वहां तो ये ट्रेजेडी कही है ना, मैंने पुलिसिंग की पीपल फ्रेंडली। हम जो है ना, जो क्रिमिनल्स के में हमारा डर होना चाहिए, आम आदमी में नहीं। ठीक है, ये इस बात का हमने हमेशा वो जोर दिया। एनीवे, तो उसको कहीं ना कहीं पब्लिक सोचती है मेरा एनकाउंटर करना है, वो ये सोच के बैठ गया। वो टेररिस्ट जिसके घर आप अचानक पहुंच गए, यस, क्या शब्द थे उसके आपको देख के? उसके तो शब्द नहीं थे, वो तो आया, वो तो बोले नहीं भाई, वो तो कांपता रहा। वो तो, और वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड का नहीं था, वो तो AK-47 की पावर होती है, आप समझते हैं। तो वो तो कांपता ही रहा, मुझे लगा ये अभी बेहोश हो जाएगा। उसकी वाइफ बोली है, और उसकी वाइफ भी क्या बोलती है कि सर माफ कर दो, ये नहीं करेगा कभी, एक बार गलती करी थी इसने, दोबारा कभी आतंकवाद में नहीं जाएगा, इसका एनकाउंटर मत करो। मैंने कहा मैं एनकाउंटर कहाँ कर रहा हूँ भाई, हम एनकाउंटर करने आए ही नहीं है, हम तो जांच करने आए, हम तो पूछताछ करने आए। ये हालत है कि वो पुलिस के नाम से वो मान के चल गए कि आज की फेक एनकाउंटर होने वाला है। फेक एनकाउंटर होते हैं सर? होते होंगे, हमने नहीं किए भाई, हम तो उसके पक्षधर नहीं है। पुलिस तो बदनाम है सर इस काम के लिए। अब है, कभी कभी आज की तारीख में आप समाज को भी देख लीजिए, समाज क्या मांग करता है। जो हैदराबाद रेप केस था, है? या ये अपना दुबे केस था, तो समाज क्या मांग करता है, मुझे बताओ। विकास दुबे, हालांकि आपका कोई डायरेक्ट उस मेरा वक्त वो डायरेक्ट नहीं है, नहीं। गाड़ी पलटी, हैदराबाद रेप केस का आपने बताया, दोनों ही केस चर्चित रहे, लेकिन दोनों में जनता जो थी वो पुलिस के साथ हो गई। क्यों? क्योंकि जनता का जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से विश्वास उठ गया। जनता चाहती इंस्टेंट रिजल्ट, रिजल्ट आने में लग जाते 20 साल। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कौन गवाही देने वाला, मुझे बताओ, कौन गवाही देगा? फेल हो जाएंगे तो कोर्ट, कौन सा जज उनको कैसे सजा दे लेंगे आप? उनके लिए तो 2 मर्डर करें 20 कर लो। वो कहते हैं हम तो, मैंने एक हरिद्वार में एक अपराधी था, वेस्टर्न यूपी का नॉन क्रिमिनल गैंग लीडर था, तो उसकी मैंने उसके अगेंस्ट एक FIR ऑर्डर की थी। ठीक है, मेरी किताब खाकी में इंसान में कहानी है। तो वो कहता है, उसको जब FIR हो गई, दुकान वाले से 10 लाख रुपये मांग रहा था, एक्सटॉर्शन। ठीक है, आजकल तो 10 लाख की उसकी वैल्यू 2-3 करोड़ होगी। तो वो कहता है भैया तेरी इतनी हिम्मत हमारे खिलाफ FIR करा दी, विक्टिम को? हाँ, विक्टिम को, जिसको धमका रहा था पैसे के लिए, कि हम तो साला टपकाए आते हैं तब कोई लोग हमारे खिलाफ FIR नहीं करा सकते। उन बाई नेम तो कोई हिम्मत नहीं करी उसे, तो उसको मरना है क्या, हमें क्या फर्क पड़ता है, फिर 2 भेज देंगे, फिर 2 भेज देंगे, करा लो, कितनी FIR कराओगे। अब हमें तुमसे वो चाहिए ही नहीं पैसा, अब हम देखते हैं तुम बचाते कैसे तुमको तुम्हारा SP। तो इन लोगों के मन में तो ये रहता है कि भाई हमने 1 मर्डर का चार्ज झेल रहे हैं, 10 का झेल लेंगे, 20 का झेल लेंगे। सर आपकी ही बात से, अपराधियों के दिमाग से, उनकी दुनिया से कानून और खाकी का खौफ खत्म क्यों हो गया है? खत्म हो गया, मैंने कारण बताया ना उसके पीछे, कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें ये है कि 100 जो दोषी छूट जाए, एक निर्दोष जो है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। इस बेसिक जो प्रिंसिपल है हमारे न्याय प्रणाली का, उसका फायदा उठा करके छूटते रहते हैं। तो अब तो ये देखिए, मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट में 186 छूट गए, मैंने तो क्या उन्होंने 186 लोग मरे, सैकड़ों उसमें इंजर्ड हुए, और जुडिशरी ने सबके सब छोड़ दिए। मैंने तो इस पे बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, आप मेरा आर्टिकल पढ़िए, मैंने दैनिक जागरण से। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे अब, या ऑन कैमरा? मैं ऑन कैमरा स्ट्रांगली कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है। एक कोर्ट ने वहां सफिशिएंट एविडेंस पाया और उनको सजा दे दी, फांसी तक की सजा दे दी। फांसी तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है,
और दूसरी कोर्ट उसको बरी कर दे रही है। भाई हमें अपने सिस्टम में कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमी है, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, फायदा वहीं उठता है कि 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष नहीं जाना चाहिए। उसको आप इतना बड़ा एडवांटेज दे रहे हैं। जो 186 लोग गए उनके मानवाधिकारों का क्या है? सर, कोर्ट या जज साहब जब भी बरी करते हैं किसी मुलजिम या मुजरिम को, तो वो ये कहते हैं कि इसमें तफ्तीश में सीबीआई, एनआईए, ईडी, पुलिस की कमी रही, हम इसलिए छोड़ रहे हैं। कुछ मामलों में तो फैसलों में लिख दिया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो कहीं तो कमी हो भी सकती है, किंतु उस कमी में हमें ओवरऑल कहीं ना कहीं जस्टिस भी तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए ना, कि उस कमी की वजह से हम मुलजिम छोड़ दें। मैं तो इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। आप जो है ना, उस पे जाइए, मेरिट पे जाइए कि एक्चुअल क्रिमिनल है तो उसे सजा होनी चाहिए, अगर क्राइम किया है तो सजा होनी चाहिए। अगर एविडेंस में कई बार क्या मैंने देखा है कि बिल्कुल कागजी जरूरतें हैं, अगर वो नहीं पूरी हुई तो उससे थोड़े बेसिक फैक्ट थोड़ी बदल गए। तो ये जो लकीर के फकीर न होकर के अगर हम जस्टिस को फोकस में रखेंगे तो संभवतः और बेटर होगा देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। जो सर आंख पे पट्टी बांध के फाइल पढ़ के बरी कर देते हैं खतरनाक मुजरिमों को जजेस, जुडिशरी, क्या जिन कमियों की वजह से छोड़ रहे हैं, एक बार जांच एजेंसियों की मौका नहीं दे सकते कि ये बिंदु अगर आप पूरे करते हैं फाइल में? ये भी एक अच्छा सुझाव है कि भाई हम उसको एक दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दें। अगर आपको लग रहा है कमी है तो छोड़ने के बजाय आप उस पॉइंट पे एडिशनल इन्वेस्टिगेटिंग पॉइंट्स मांग लीजिए और आप सजा करिए उनको। हाँ, फिर दोबारा ट्रायल करिए उसका। उसमें क्या, जो आपके पॉइंट्स लग रहा है आपको लैकुना है तो आप उसको दोबारा से 1 महीना दे सकते हैं, 15 दिन दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आईपीएस की नौकरी करते वक्त आपका बाबरी मस्जिद, इससे भी बड़ा खतरनाक यादगार जो कभी नहीं भूलेंगे वो अनुभव। मेरी वही उसी की है, जो मैं आ ही रहा था उसमें हम बीच में डाइवर्ट हो गए, जो मैंने सुरक्षा की बात में आ गया। तो मेरे को प्रयागराज की या इलाहाबाद की सबसे बड़ी याद वही है, एक वो और एक माघ मेला। मैं माघ मेला का इंचार्ज था वहाँ पे, तो माघ मेला मैनेज करते थे, तो उसकी एक अलग ही यादें हैं, जो पॉजिटिव यादें जिसे कहेंगे। और ये बाबरी वाला एपिसोड तो दिमाग से कभी नहीं उतरेगा, क्योंकि 6 दिसंबर को जब घटना घटी थी तो मैं, जो डीएम और एसएसपी एक ही गाड़ी में पेट्रोलिंग कर रहे थे। आपका क्या पद था उस पर? मैं एएसपी था, तो मैं उनकी गाड़ी में ही बैठा था। तो उन्होंने कहा कि भाई जब ये खबर आई कि कर्फ्यू लगा देते हैं, प्रीएम्प्टिव होगा, क्योंकि तब तक तो कुछ हुआ नहीं था, देश भर में फैली भी नहीं थी। तो ये उनका निर्णय बहुत सक्सेसफुल हुआ कि प्रयागराज पहला जिला था, यूपी में तो था ही, देश का पता नहीं मुझे, जहां कर्फ्यू लगा। ठीक, बाबरी मस्जिद गिरने से पहले 6 दिसंबर ना, गिरने वाले दिन 6 दिसंबर शाम के 6 बजे के आसपास कर्फ्यू अनाउंस कर दिया गया और लागू किया गया। मैं भी लागू कराने वालों में से था। लागू कराना भी कर्फ्यू को बड़ा काम होता है, तो हमने वो सीखा, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, राइट। और वो फाइनली उठा 16 दिसंबर को, यानी 10 दिन कर्फ्यू रहा। उस 10 दिन आपकी जिंदगी कैसे रही एज एएसपी? वो जो 5-6 दिन बाद उसको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स देना करना हमने शुरू किया, तो वो मुझे इसलिए याद है, जो मैंने 1-2 किसी पॉडकास्ट में बोला है, कि वो पूरे 10 दिन में सोया ही नहीं, 1 मिनट भी नहीं सोया। 10 दिन लगातार जागे? लगातार जागे। कैसे संभव हुआ और क्यों जागे? हाँ, संभव तो ऐसे हुआ कि ये तो जोश और जुनून होता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला। कारण क्या था कि शुरुआत के 2 दिन तो कोई नहीं सोया होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको पता ही है, खबर इतनी बड़ी थी। और फिर 6 तारीख को कर्फ्यू लगा, 6 की रात तक कुछ नहीं था। 7 की सुबह मुझे याद है, सारे मोहल्लों में एकदम भीड़ इकट्ठा, हिंसा पे आमादा। वो तो हमने कर्फ्यू लगाया हुआ था तो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो, बड़ी भयंकर मतलब। किंतु कर्फ्यू था, फोर्सेस थी, सब गन लगी हुई थी, मूवमेंट अलाउड नहीं था, तो कुछ कर नहीं पाए। उनको किसी तरह अपने अपने मोहल्ले में सीमित हो गए वो लोग, ठीक है, जो हिंसा करना चाहते थे। और इसलिए 8 तारीख तक जो है, 2 दिन में आपको पता ही है, कर्फ्यू में लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है, फिर ठंडे होने लगते हैं, फिर उनको समझ आता है कि भाई मुश्किल हो रहा है, जिंदगी नॉर्मल जिंदगी की जरूरतें नहीं मिलती, पानी, दूध, ये वो सब सामान, ठीक है ना। तो पहले 2 दिन तो कोई नहीं सोया होगा, एनीबॉडी, जितने भी पुलिस वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, डीएम, एसएसपी। दूसरे 2 दिन में बाद थोड़ी सी हल्का सा पीसफुल होना शुरू हुआ, कंट्रोल में आना शुरू हुआ, पीसफुल भी नहीं कहेंगे,
जो पहले तो एकदम से लग रहा ना भाई आगजनी हो जाएगी, पूरे शहर में दंगे फैल कंट्रोल जाएंगे। विद टेंशन। हाँ, कंट्रोल विद टेंशन। जब 2 दिन के बाद हल्का सा शुरू हुआ तो क्या होता था कि 12 बजे के करीब एसएसपी साहब चले जाएंगे। एसपी सिटी थे एक सरदार जी आरपी सिंह, उनको बोल के कि भाई मैं जा रहा हूँ, जरा आप देख लेना। 2-2 ढाई बजते बजते सर आरपी सिंह जी भी चले जाएंगे एसपी सिटी रात को कि अशोक मैं जा रहा हूँ यार, तो एसपी है, यंग है, तुम संभालो, बैठो इनके साथ चौराहों पे चाय पियो। तो उसके बाद मैं जाके जो है कभी खुलदाबाद चौराहे पे, कभी इस चौराहे पे, कभी उस चौराहे पे पिकेट लगे होते हैं, आपको पता है कर्फ्यू में पिकेट और पेट्रोल, कर्फ्यू कुल मिला के 2 ही चीज़ों का गेम है, पिकेटिंग एंड पेट्रोलिंग। जितना अच्छे कर लोगे उतनी शांति रहेगी। तो मैं क्या करता था, एक चौराहे पे बैठा, मान लिया 2 बजे, ठंड के दिन थे दिसंबर, जवानों के साथ चाय पी, आग सेक रहे होते थे जवान, हमने आग डलवा दिया था, आग के अलाव की व्यवस्था करती, दूसरे तीसरे दिन वो आग सेक रहे होते थे, हम उनके साथ बैठे, फिर उनके साथ थोड़ी देर पेट्रोलिंग में भी चले गए, फिर अगले चौराहे पे चले गए, वहां कप लगाने लगे। अगर सर चूक गए होते 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहने से कुछ घंटे पहले प्रयागराज में कर्फ्यू लगाने से, नहीं, ढहने से पहले नहीं कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू लगा उसके बाद ही, लेकिन बिल्कुल पहले, हाँ, खबर आते ही लग गया। ठीक, अगर चूक गए होते घंटे 2-4 घंटे, सर्टनली वहां भी वायलेंस होती, बहुत सारी जाने जाती, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि प्रयागराज। और शहरों में हुआ, आपको पता ही, और शहरों में प्रयागराज में भी यस, कितने शहरों में दंगे हुए, प्रयागराज में होते ही होते, मैं तो खुद बोल रहा हूँ ना, कर्फ्यू शाम को लग गया और सुबह तक दंगाइयों को लग रहा था कि जाने कितनी बड़ी वायलेंस हो जाएगी। तो कर्फ्यू का टाइमली लगने से कंट्रोल हो गया, वहाँ दंगा हो नहीं पाया। तो जो आप कह रहे हैं क्या था वो जोश जुनून, तो वो ये जोश और जुनून था कि भाई हम शहर को दंगे से बचा रहे हैं और हमारी रहते शांति बनी हुई है, तो हमें एक संतुष्टि थी एक प्रकार से। और जो आप कह रहे हैं, मैं सुबह सारी रात की पेट्रोलिंग खत्म कर कुरा करके सुबह घर आता था, बाथरूम गए, बात नहाए धोए, फिर वापस चले जाते थे। तो मुझे एक्चुअली कभी याद ही नहीं आया कि सोना है, और वो 10 दिन निकल गए। 10 दिन के बाद जब आए तो तब मुझे समझ आया यार मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, पिछले 10 दिन में 1 मिनट भी नहीं सोए हैं। तो वो बाद में पता चला, मतलब उन दिनों तो जोश और जुनून में हो गया। अच्छा, चौथे पांचवें दिन से नया काम शुरू हो जाता है कर्फ्यू में, कर्फ्यू में ढील देनी है लोगों कंट्रोल को, करना। क्योंकि आप समझिए जब ढील देते हो तो किसी की डेथ हो रही है बीच में, किसी को सामान राशन नहीं है घरों में, तो दुनिया सामान खरीदने में लगी रहती है कि ये ले आए, वो ले आए, राशन ले आए, दूध पानी ले आए, सब। और ऐसे में कम्युनिटीज बाहर निकलती, फिर से टेंशन होती कि आज दंगा ना हो जाए कर्फ्यू खुलने के टाइम, क्योंकि कर्फ्यू खोलना भी एक टेंशन का काम है। मतलब बाबरी मस्जिद विध्वंस ने आपको पुलिसिंग सिखा दी। बिल्कुल। अच्छा, जब आप कर्फ्यू खोलते र्यूमर्स भी बहुत फैलते हैं, कोई फैलाए वहां पे मार दिए, वहां लड़के के साथ ऐसा हो गया, वहां डेड बॉडी मिली, सब र्यूमर है, उसी के नाम पे दंगा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम बिल्कुल 92 में सीख गए। तराई में पोस्टिंग का सर वो किस्सा थोड़ा सा बताएंगे, जिसमें एक 17-18 साल का लड़का आपका मुखबिर होता है और आपके एक हाथ में 47 होती है, और वो किस तरीके से, मतलब बड़ी सिचुएशन, आप अकेले हैं, मौत आपके साथ भी सामने खड़ी है। देखिए, वो भी एक जोश और जुनून की बात है। मैं अपने कैरियर का सबसे बड़ा उसे एक वो मानता हूँ, क्योंकि आदमी को अपनी सीमाएं खुद नहीं पता होती हैं। ठीक है, जब मैं बाद में मैंने उसी शाम आफ्टरनून सोचा, एनकाउंटर हुआ ये सुबह 9 से 12 के बीच। ठीक है, तो उसी शाम जब मैं सोच के देखा तो मैंने सोचा ये एक ट्रैप हो सकता था, एसपी को फंसाने का, एसपी को एम्बुश करने का। मैं ट्रैप को बताता हूँ, आतंकवादियों ने क्या किया था। सेम गैंग ने बाजपुर थाना क्षेत्र में एक होमगार्ड के पैर में गोली मारी, ठीक, रोड पे जा रहा था साइकिल से, पैर में गोली मारी, जानबूझ के पैर में मारी। क्यों मारी? क्योंकि उन्होंने ट्रैप फंसाया कि ये थाने जाएगा, वहां बताएगा कि वहां आतंकवादी बैठे हैं, थाने वाले हमें पकड़ने आएंगे। एग्जैक्टली सेम हुआ, उन्होंने पुलिया के नीचे एम्बुश लगा दी, उड़ा दिए पुलिस वाले, पूरी जिप्सी उड़ गई। 6 लोग थे, एसओ की 50 टुकड़े हो गए, मतलब जाने कितने कितने फुट पेड़ों पे पड़े थे उसके बॉडी पार्ट्स। ऐसे ट्रैप होता था एम्बुश के लिए। पुलिस धोखे में आ गई। पुलिस धोखे में आ गई। तो मैंने सोचा, ये 22 जनवरी 94 की बात है जिस दिन एनकाउंटर हुआ था,
उस आफ्टरनून में, एनकाउंटर वाली आफ्टरनून में मेरे दिमाग में आया, मेरी वाइफ, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये तो ट्रैप भी हो सकता था। फिर तो हम बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए थे, हमने तो सोचा नहीं एक सेकंड को भी। क्या था सर वो किस्सा? किस्सा ये था कि जिस आतंकवादी को हम 6 महीने से तलाश रहे थे, उस पूरे एरिया का बीएसटी के गैंग लीडर हीरा सिंह और उसके साथी, ये लोग 24 जून 93 को बाजपुर में एक एनकाउंटर करके भागे थे। ठीक है, पहले पुलिस ने इनको घेर लिया तो इनका एक साथी मारा गया, बाकी लोगों को घेरा डाला रात भर अंधेरा हो गया था जब तक ये लोग पुलिस पूरी आई, तो एनकाउंटर शुरू नहीं हो पाया, रात भर घेरा डाले रहे कि अगली सुबह करेंगे, क्योंकि रात में पता नहीं क्या हो जाए। किंतु आतंकवादियों को पता था अगले दिन आगे तो हम मारे ही जाएंगे, चारों तरफ हजारों पुलिस है। तो ये लोग उस घेरे को सुबह सुबह सनलाइट से पहले, मतलब थोड़ा सा जब अंधेरा होता है ना, पो फटने से पहले, ये AK-47 चलाते हुए भाग गए। तब तक पुलिस जागती, जब तक समझती, तब तक वो तो बाहर हो गए। तो ये वो गैंग था। तो मैं इसके बाद आया था वहां पे इलाहाबाद से रुद्रपुर। 24 जून की घटना थी, 25 को मेरी पोस्टिंग हो गई। वो सर जो AK-47 आपके पास और जो लड़का था, हाँ, तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो इसको हमें पकड़ने का टारगेट रखा था हमने, 7वां महीना चल रहा था। जैसे मैंने पहले कहा कि पब्लिक को भी हमने अपने कॉन्फिडेंस में लिया, धीरे धीरे मंच से पब्लिक बोलने लगी हम पुलिस के साथ हैं। हमने उनके ऊपर वो उनको छूट दे दी कि कोई बात नहीं, जब तक मुझे को सॉलिड प्रूफ नहीं मिलेगा कि आप उनके समर्थक हो, तब तक हम आपको वो नहीं करेंगे। तो मेरे पास सूचनाएं आने लग गई। तो इस दिन क्या हुआ, 22 जनवरी 94, तो 21 जनवरी की रात को गैंग लीडर ने इसको बोला कि रुद्रपुर जाके एक मोटरसाइकिल चुरा के लाओ, लूट के लाओ या चुरा के लाओ। ठीक है, उस पे हम कल सुबह जो है, इसका एक बड़ा वहाँ पे राइस मिलर था, नॉन है, मैं तो नाम भी जानता हूँ, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसके बेटे का अपहरण करेंगे और 50 लाख रुपया लेंगे। आप सोचो 94 का 50 लाख आज 25 करोड़ से कम नहीं। बिल्कुल। तो ये उनकी पूरी योजना थी। तो उसने 2 लोगों को भेज दिया, ठीक है, कि 2 जाओ एक मोटरसाइकिल पे, एक और ले आओ। ये टोटल 4 लोग थे, इन पे 4 लोग थे। तो एक मोटरसाइकिल और ले आना, क्योंकि हम पे 2 मोटरसाइकिलें हैं, फिर उसको जब किडनैप करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। तो ये एक मोटरसाइकिल लेने पे आए, रात में रुद्रपुर आए। 9 किलोमीटर दूर था वो, जहाँ ये गन्ने के खेत में छिपे थे। टेररिस्ट टुवर्ड्स बिलासपुर। तो ये लोग आ गए, तो इनका आपस में कोई झगड़ा हो गया, टेररिस्ट झगड़ा हो गया, दारू पी ली होगी, और उसमें इस बात पे झगड़ा हो गया कि जो है किसी ने उसको गाली दे दी बहन की। एक टेररिस्ट ने दूसरे को बहन की गाली दी। उसने कहता है भाई तू बहन पे मत जा। उसी में तू में बढ़ गई, उसी में एक ने दूसरे को चाकू मार दिया। ठीक है, तो चाकू मार गया बंदा, उसने सोचा मर गया, मरा नहीं था, हॉस्पिटल में गया। फिर तो उसने ये सोचा कि अब मैं वापस गया तो हीरा सिंह मुझे छोड़ेगा नहीं। वो टेररिस्ट जिसने मोटरसाइकिल चोरी करने भेजा था, हाँ, जो गैंग लीडर था जी, जो गैंग लीडर है, वो सोचेगा कि इसने उसके सबसे ज्यादा विश्वास पात्र को मार दिया, ये नया बंदा था, वो मर गया। पुराने वाला जो इसके बहन के साथ वो कह रहा था, तो ये इंजर्ड था, ये हॉस्पिटलाइज था। नहीं, ये जो सही बंदा था जिसने मारा था, समझो उसने दूसरे को मार दिया। अब ये डर गया कि मैं वापस गया तो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो टेररिस्ट का लीडर मार देगा। गैंग लीडर कहेगा तू कहाँ भी, तू अकेले कैसे आ रहे हो, दूसरा कहाँ गया, तुम्हें तो एक टास्क सौंपा था, तो ये आपको मिला, तो ये मुझे कैसे, मतलब तुमको समझ आ गया ना कि मुझे मार देगा, छोड़ेगा नहीं, कि तू मेरे बंदे को मार के आ रहा है, भाई कैसा टेररिस्ट है तू। ठीक है ना। तो इसने मुझे अप्रोच किया एक इंटेलिजेंस वाले के थ्रू। ये रात भर सोचता रहा, रात की घटना है, 11-12 बजे में इन्होंने जो मारा, जो कि कैसे हम जो है ना वहां गए तो मैंने गैंग लीडर छोड़ेगा नहीं, तो ये इसने पुलिस तक सूचना देनी है। तो जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी उसके थ्रू लोगों ने, जहां से भी उसको पता चला कि जो है ये इस बार पुलिस जो है वो बचाएगी आपको, आपका साथ दे सकती है, तो एक किसी सोर्स के माध्यम से ये मुझ तक आया सुबह 8:30 बजे। मैंने कहा भी इमीडिएटली ले आओ मेरे घर। तो एक बंदा वो और एक टेररिस्ट, 2 लोग मेरे घर आए।
मतलब आपने टेररिस्ट को ही घर बुला लिया? बुला लिया। तो हमने कहा क्या हुआ, तब उसने पूरी बात बताई। जो भी हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होती है, मुझे लगा सच है। इसने कहा 9 किलो। मैंने कहा तुम्हें पता है ना पक्का कहाँ है गन्ने में, कौन से खेत में? सर 100% पता है। तो मैं उसको विश्वास करके, अब हमारे घर पे 4 लोग थे टोटल, ठीक है, 4 लोगों की गांठ रहती। मैंने कहा भाई 3 लोगों को बैठाया, एक तो छोड़ दिया, परिवार है वहाँ। 3 लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाया, चलो। हम चल दिए, टेररिस्ट को लेके घर से आप मौके पे? मौके पे चले गए। तो वो स्थिति थी कि मान लिया ये गन्ने का खेत है, तो उसके 3 कोनों में मैंने अपने 3 गन्ना बैठा दिए, और मेरे एक हाथ में मैंने इसको पकड़ा हुआ था टेररिस्ट को, और एक हाथ में मेरी अपनी AK-47 थी। अगर ये ट्रैप होता तो हम तो चारों खत्म थे। अगर बिकॉज धोखे से आपको बुलाया हो? यस, अगर उन्होंने ये पूरा प्लान किया होता, ये बंदा भी उनसे मिला होता। ये बंदा तो नहीं मिला था ना, सच्चा था, ये मैंने बाद में सोचा। क्योंकि वो लोग गन्ने के खेत में थे, उन्हें हम दिख रहे थे, हमें थोड़े वो दिख रहे थे। खेत से बाहर झांकेंगे ना, आपको दिखेगा। तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, IPS, आपने सर क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की टेररिस्ट आपको लेके जा रहा है? मैं ये कहूँगा, इसको यही कह लो कि कहीं ना कहीं ये जोश होता है, जुनून होता है। उस टाइम तो ये ख्याल ही नहीं आया, समझे आप। हम उस टाइम तो ये खुशी हो रही थी कि जिस आदमी को हम 7 महीने से ढूंढ रहे थे, जिस बदमाश को, जिस टेररिस्ट को, मुझे मिल गया आज। आप समझ गए, वो खुशी है कि आज मुझे उसको एनकाउंटर करने का मौका मिल रहा है। IPS अशोक कुमार साहब ने अपनी पूरी जिंदगी पुलिस की, हाँ खाकी में इंसान और इंसान में खाकी मैच करने में गुजार दिया। जी जी। अमूमन सर खाकी बदनाम क्यों है? मैं उस पे आऊंगा, अच्छा, उस किस्से को पूरा कर दूं। ठीक है। कि ये तो मेरे दिमाग में आया नहीं ना, मैंने कहा उस शाम को पहली बार आया। हाँ, उसके बाद तो धीरे धीरे फोर्स आई, 3 घंटे एनकाउंटर चला वो, और 3000 गोलियां चली। अंदर मतलब टेररिस्ट थे वो? अंदर टेररिस्ट थे, कितने थे सर? 2 थे, 2 तो उन्होंने वहां भेज दिए थे। हाँ। उनमें से एक मर गया, एक मेरे हाथ में था, मेरे साथ था, और 2 अंदर रह गए थे। तो दोनों मारे गए? दोनों मारे गए। उन गोलियां चलाई जब तक उनके पास थी, गोलियां चली, चलती रही, और फिर हम लोगों को सफलता मिल गई। 3 घंटे बाद सफलता मिली। आप सोचिए, 3000 गोलियां, 3000 दो गोलियां, टेररिस्ट, और 3 घंटे का एनकाउंटर। 3 घंटे एनकाउंटर रुद्रपुर। हम लोग रुद्रपुर बिलासपुर के बीच, और हम वहीं मेड़ के किनारे लेट के गोलियां चला रहे थे। तो ये था वो एनकाउंटर। गजब एनकाउंटर था। रोंगटे खड़े हो गए सुन के जी। क्योंकि आपने उस चीज को भोगा है, सामने देखा है, हम तो सिर्फ सुन मैं रहे कह हैं। रहा हूं, तो हमारे लिए तो वो था वो कि भाई इतनी भी लिमिट हो सकती है कि न तो मैं डरा, मैं आई वोंट से कि आदमी इतना ब्रेव, मुझे पता नहीं था, मैंने इस बात, न तो मुझे डर लगा, न मुझे वो आशंका हुई कि ये ट्रैप हो सकता है। सुनते ही मौके पे चले गई। दूसरी फोर्स का मैंने वेट नहीं किया, फिर फोर्स आई, बाद में आई, खूब आई, धीरे धीरे आई। सर, ये होता है पुलिस में करप्शन, अब आप, हाँ इस हाँ, पे हम बात जरूर करेंगे सर। इस जरूर करना चाहिए करेंगे, क्योंकि आप बहुत संतुलित तरीके से हमें बता पाएंगे सर। खाकी में इंसान पे भी बात कर रहे थे, और अब करप्शन। हाँ। दो आप खाकी में इंसान, इंसान में खाकी, दोनों आप पैरेलल लेके चले हैं, आपकी समझ ऐसी रही है। जी बिल्कुल। इसके बाद भी सर आप जैसे लोग महकमे में कम हैं, पुलिस बदनाम क्यों है? देखिए, पुलिस बदनाम होने के पीछे कई कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण ये है कि, या उसका मैनिफेस्टेशन ये है कि पुलिस का डर आम आदमी में है, अपराधियों में कम है। पुलिस का डर अपराधियों में और टेररिस्टों में होना चाहिए ना, अपराधी में इतना नहीं जितना आम आदमी में। तो ये भी तो एक प्रकार से एक बदनामी का कारण है। भाई आम आदमी को तो खुशी होनी चाहिए आपको देख के। तो जो बदनाम इसलिए है कि उनको लगता है सही काम नहीं करती, जहाँ पीड़ित की सहायता नहीं करती, जहाँ FIR करनी चाहिए वहाँ FIR नहीं करती, कभी लोगों को गलत फंसा देती है, झूठे केसेस में फंसा देती है। आप समझ गए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से। ASP से लेकर आप में से DGP तक रहे हैं, सूबे के पुलिस चीफ रहे हैं उत्तराखंड जी। के। क्या सच है कि सर सिपाही, हवलदार, थानेदार, दरोगा, जो थाने की पुलिसिंग है, ये पूरे पुलिस महकमे की मट्टी पलीत कर हाथ की बैठ के, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक के टच में होते हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो मिट्टी प्लीत कराते हैं, वो बड़े अच्छे काम भी करते हैं। मतलब ये यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को इतने बड़े बड़े काम, मतलब मेरा साथ दिया जिंदगी भर, DGP तक, और इतने बड़े बड़े काम हमने किए। जैसे मान लिया एनकाउंटर ही किया, तो भी हमारे साथ थे ये लोग। लेकिन सर जो साथ थे उनकी संख्या नगण्य है, जो बहुतायत में है वो हैं कि आपने ही कईयों को
सस्पेंड किया है, बर्खास्तगी भी की होगी, मुकदमे भी दर्ज कराए होंगे। ये सही है कि जब पावर आती है ना, आपके पास जब पावर आती है तो पावर के दुरुपयोग की संभावना रहती है। पुलिस में भी होती है। पुलिस में तो ट्रिपल पावर है, एक आपकी वर्दी की पावर, फिर आपके हथियार की पावर, और फिर आपके कानून की पावर। आप एफआईआर कर लो, अरेस्ट कर लो, इतनी बड़ी पावर और किस महकमे में है? तो जब ट्रिपल पावर जिस बंदे में है ना, कांस्टेबल हो, दरोगा हो, एसपी हो, सब में उसकी टेंडेंसी रहती है कि इसका दुरुपयोग करें, और वो दुरुपयोग होता है। कितना परसेंट होता है वो एक डिबेट का सवाल हो सकता है। जैसे आपने कहा अधिकांश लोग, मैं अधिकांश नहीं कहूँगा, रैंक वाइज फर्क पड़ता है। तो उसमें करप्शन भी आ गया, उसमें कहीं ना कहीं बाहर के भारी प्रभाव भी आ गया, जिसको लोग पॉलिटिकल प्रेशर बोलते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, किंतु दुरुपयोग वर्दी का होता है, तभी पुलिस बदनाम है। तो मैं ये कहता रहा हूँ कि दुरुपयोग को रोकना है, हमें सदुपयोग पे लाना है। पर ये कहना कि सारी पुलिस बदनाम है या सारी पुलिस दुरुपयोग करती, वो गलत है। हमारे बहुत से कांस्टेबल भी, बहुत से दरोगा भी, बहुत से ऑफिसर अच्छा भी करते हैं। सर करप्शन है पुलिस में? करप्शन कहाँ नहीं है, देश, पूरे देश में है, पुलिस में भी है। ब्यूरोक्रेसी सर ज्यादा करप्ट है, पुलिस ज्यादा करप्ट है, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स ज्यादा करप्ट है? देखिए समाज से आते हैं सभी, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियन हो। समाज में जिस रेशो में करप्शन है वो सभी जगह फैलेगा, मीडिया में भी जाएगा। समाज में ही करप्शन है ना, जिसको मौका मिलेगा। देखिए कुछ तो 10 से 20% आदमी ऑनेस्ट होता है हमेशा, हर जगह। तो वो हर जगह उतना परसेंट आदमी ऑनेस्ट है, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो। और 10 से 20% आदमी करप्ट होता है, समझ गए आप? तो वो उसी रेशो में सब जगह करप्ट है। बाकी लोग अपना देखते हैं, बॉस कैसा है, परिस्थितियां कैसी हैं, फिर बाकी लोग उस पर चलते हैं। आपका सर कभी पुलिस की सेवा में 34.5 साल की ऐसा मौका आया जब आपने नजर से करप्शन का केस देखा और लगाओ कि नहीं अशोक कुमार ये गलत हो रहा है और इसको मैं रोक के मानूंगा, और रोक दिया आपने? देखिए पुलिस में करप्शन के मौके तो थ्रू आउट 34.5 साल आते रहे, किंतु मैं 1.5 साल डायरेक्टर विजिलेंस रहा उत्तराखंड का। वहां मैंने एंटी करप्शन की मुहिम छेड़ी, फाइट अगेंस्ट करप्शन उत्तराखंड करके, ठीक है। वहां जाके मैंने क्या देखा, 2015 की बात है, 15-16, ठीक है। 15 साल हो गए थे स्टेट बने हुए उत्तराखंड का। लोग आते थे, हम ड्राइव करते थे। पिछले 15 साल में 150 केस हुए थे एंटी करप्शन उत्तराखंड में? उत्तराखंड में हमने 1 साल में 50 कर दिए, यानी 15, एवरेज कितनी हुई 15 साल में? 150 मतलब 10। हमने 10 से 50 किए एक ही साल में। तो मैंने कहा टारगेट हमारा ये है, मुझे पता है कि करप्शन इतना करने से, 50 लोगों को अरेस्ट करने से करप्शन पूरी तरह नहीं रुकेगा। अलग अलग विभागों के थे सब, ठीक है। किंतु ये एक बात मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि विजिलेंस कोई चीज़ है, विजिलेंस का डर हो। करप्शन गलत है, आदमी करप्शन करते हुए कांपे उसके हाथ। जब चोर चोरी करने जाता है चौहान साहब, है तो उसको डर लगता है ना कि पकड़ा गया तो मार देगी भीड़, है कि नहीं? कि जब आप करप्शन कर रहे हो डर रहा है कोई? आराम से पकड़ ले रहे थे ऑफिसों में, समझे आप? तो मैंने कहा कम से कम वो डर तो हो कि आप गलत काम कर रहे हो, विजिलेंस या सीबीआई आपको अरेस्ट कर सकती है। इतना मैंने अपना टारगेट बनाया था और वो डर बैठा दिया था 1 साल में। उत्तराखंड सर देवभूमि है जिसको कि अपराध मुक्त, ड्रग मुक्त करने के लिए सारी मुहिमें चलाई गई हैं। आप भी उसका हिस्सा रहे उस मुहिम का, लेकिन सर वो अपराध मुक्त और ड्रग्स मुक्त हो नहीं पाता है। वो अपराध की मंडी नहीं, ड्रग की मंडी क्यों बन गया? मतलब आसपास के जो सूबे हैं, कुछ हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, ये सब जुड़ के वहीं क्यों पहुंचते हैं ड्रग लेके बेचने के लिए? देखिए खाली अकेला उत्तराखंड नहीं है, ड्रग्स पूरे देश की समस्या है। और ड्रग्स के पीछे बड़े बड़े माफिया हैं, इंटरनेशनल माफिया हैं। ड्रग्स का जो पैसा है वो टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है। आईएसआई के पास इतना पैसा कहाँ से आया? सब नहीं, मतलब उनके जितने सोर्सेज है ना, 70 से 80% पैसा उनका ड्रग्स की स्मगलिंग से आ रहा है। तो ये हमारे देश एक जाल में फंस रहा है, हमारी युवा पीढ़ी, उसको रुकना इतना आसान नहीं है। मेहनत सबको करनी पड़ेगी, पूरे समाज को करनी पड़ेगी, अकेले पुलिस से नहीं रुक सकता ये। जिससे हम एनफोर्समेंट पे भी
वो करें और इसकी डिमांड भी कम करें। दोनों साइड में मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ड्रग्स रुकेगी। इतना आसान। मादक पदार्थ तस्करी के लिए और तस्करों के लिए सर उत्तराखंड देवभूमि बहुत पसंद क्यों है? ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना, ये सारे देश का ही हाल होता जा रहा है, खाली उत्तराखंड की बात नहीं। मैंने आपको बताया ना, बड़ी पिक्चर ये है कि इसके पीछे इंटरनेशनल माफिया है, और दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी इसके जाल में आती जा रही है। तो युवा पीढ़ी जब अवेयर होगी तो ड्रग्स की डिमांड कम होगी। जब हमारा शिकंजा ड्रग स्मगलर और टेररिस्टों के खिलाफ कसेगा तो उसकी सप्लाई कम होगी। तो डिमांड और सप्लाई दोनों साइड में जब हार्ड वर्क होगा तब बड़े रिजल्ट आएंगे। रही क्राइम की बात, आप क्राइम जीरो कभी नहीं हो सकता समाज में, कभी भी नहीं हो सकता। ये आप देख लीजिए ना, सदियों से देखा, पौराणिक टाइम से देख लीजिए। रामायण भी तो कहीं ना कहीं क्राइम से शुरू हुआ, किडनैपिंग हो गई है। तो आप ये मत सोचिए कि क्राइम जीरो हो जाएगा। समाज है, 100 आदमी रह रहे हैं तो 2 आदमी उसमें डेलिंक्वेंट होता ही होता है, 1 2 5। तो वो जो डेलिंक्वेंट है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेगा ना। आप सर एएसपी रहे शुरुआत में पुलिस की और डीजीपी बने, अपराधी और पुलिस का गठजोड़, सांठगांठ, नेक्सस तो होता है? देखो है जरूर, पर वो नहीं है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। और वो जो गठजोड़ है ना, मतलब गठजोड़ मत करिए उसे, कहीं ना कहीं जो है ना, जो ऐसा नहीं है कि चोर से, लुटेरे से, डकैत से पुलिस मिली हुई ना, नहीं ऐसा नहीं। या बड़े बड़े उससे बहुत रेयर होता है। ये कहीं ना कहीं जो उस तरह के लोग हैं ना, जो कह लीजिए जहाँ जुआ होता है, सट्टा होता है, जहाँ इस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं पुलिस में कहीं ना कहीं करप्शन मिलेगा आपको। आप समझ गए? तो उसका असर पड़ सकता है क्राइम पर हम ये सोचें कि बड़े क्रिमिनल से पुलिस सांठगांठ किए हुए वो रेयर है, वो रेयर सर है। पुलिस महकमे में देश की, भारत में खासतौर से एसएचओ जो है वो बहुत ताकतवर है। एफआईआर अगर डीजीपी को भी लिखवानी है तो वो एसएचओ को ही कहेगा, और बिल्कुल एसएचओ ही बेलगाम होता है जब क्राइम बिल्कुल। फैलता है। आप कितना सहमत है? जरा सर एसएचओ पे ही बता दें थोड़ा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एसएचओ पावरफुल है क्योंकि कानून ने उसे पावरफुल बनाया है। ठीक, ये जो पावर की है ना, उसके बाद मैंने जो ट्रिपल पावर आपको कही, वर्दी की पावर, हथियार, और फिर एफआईआर करने की, अरेस्ट करने की पावर, ये सारी एसएचओ की अधिकार है। ठीक है ना? ये पावर उसको दी तो इसलिए गई है कि वो गरीबों की, पीड़ितों की मदद करे। किंतु जब वो इस पावर का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करने लगता है तो ऑब्वियसली पावरफुल हो गया वो। भाई फाइनली अरेस्ट तो एसएचओ करके लाएगा ना। तो चाहे वो एसपी को करना है, डीजीपी को बोलना है, तो एसएचओ को इसलिए कहा जाएगा। तो क्योंकि ग्राउंड लेवल का वर्कर वही है, तो उसी ने हमारी इमेज सुधारनी है, उसी ने बिगाड़नी है। तो अगर हम उसमें अच्छे संस्कार देंगे, हमने उत्तराखंड पुलिस में कोशिश की है कि पुलिस पीपल फ्रेंडली बने, लोगों की मदद करे, इसलिए बड़े सारे अभियान चलाए हमने, ऑपरेशन मुक्ति, मिशन हौसला वगैरह, सब इसीलिए चलाए कि जो पुलिस में पीपल फ्रेंडली माहौल बने। ठीक है, परंतु वही एसएचओ कभी कभी उसके अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। आपको, हमको, सबको पता है। लोगों की एफआईआर नहीं लिखना, गलत लोगों को फंसाना केस में, या क्रिमिनल को पैसे लेके केस से निकाल देना, ये सब जो है ना उसके दुरुपयोग की चीज़ें हैं। इसको रोकने की जरूरत है, जिसको आप कह रहे हैं कि एसएचओ पे लगाम लगानी पड़ती है। मतलब एसएचओ सर बेलगाम होता है तभी पुलिस की छवि खराब होती है समाज में। यस, उसका रोल है, उसका रोल है। जब वो अपना पॉजिटिव की कम और नेगेटिव अधिक हो जाए तो ऑब्वियसली फिर छवि खराब ही होगी। सर चलते चलते एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे आपसे, अंतिम सवाल है कि आप पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड रहते हुए कुछ ऐसा जो छोड़ आए हो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इंसान कभी जिंदगी में सब कुछ पा नहीं पाता। देखिए, उत्तराखंड पुलिस का मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे, उसके भवनों का निर्माण कर रहे थे, बहुत मैं कहूँगा मैंने 70-80% तक उसे अचीव कर लिया। उसमें 15-20% काम बाकी है। तो वो एक कंटिन्यूअस काम है, चलता रहेगा आगे भी। इसी तरह से पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग है या ड्रग्स के विरुद्ध अभियान है, तो ये चलते रहेंगे, पूरी तरह खत्म नहीं होंगे 100% कभी। ये सर सच है कि ब्यूरोक्रेसी को भारत में पॉलिटिक्स हाँकती है? वो तो देखिए, जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का वो ऐसा ही बना है।
डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो है उसमें नीति निर्माता पॉलिटिशियन है, हम नीतियों को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो जब उनका रोल है नीति निर्माण का तो फिर नीति निर्माण तो करेंगे। आपने नीति निर्माण बड़े तरीके से बता दिया, नहीं तो मैं हाँकने कह रहा हूँ जी वो सही कह रहा हूँ। वो हाँकते हैं, मतलब ये सत्य है कि अब चलिए उसको आप जैसे भी लीजिए, मैं तो ब्यूरोक्रेट हूँ तो इसी मतलब सेंस में बोल पॉलिटिक्स सकता जो हूँ। है वो ब्यूरोक्रेसी को हाँकती है। आप मेरी इस बात से सहमत हैं सर। कुछ और ऐसा दर्शकों को कहना चाहेंगे अपनी किताबों के बारे में, दोनों के बारे में थोड़ा बताएं कि ये किताबें लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हैं, एक पुलिस अफसर। देखिए मैंने 3 बड़ी किताबें लिखी हैं, टोटल तो 6 हो गई हैं। तीनों पे मैं एक एक मिनट में बताना चाहूँगा। जो मेरी पहली किताब है खाकी में इंसान हूँ, मैंने दिल से लिखी है, 20 साल की सेवा का निचोड़ है। और कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस चाहे, अगर पुलिस संवेदनशील हो जैसे मैंने कहा, और पीपल फ्रेंडली हो, तो वो जाने कितने बड़े वंडर्स कर सकती है। इसी सिस्टम में जस्टिस देना, लोगों को न्याय दिलाना, लोगों की मदद करना संभव है। ठीक है, ये पूरी किताब में प्रयास है। ठीक है। दूसरी किताब मैंने साइबर एनकाउंटर्स लिखी है, जो कुल मिलाकर के साइबर क्राइम के प्रति लोगों को अवेयर कर रही है कि भाई इससे बचो। लोग बाग हजारों करोड़ रुपए का साइबर क्राइम पर डे हो रहा है, इससे बचो, बचने के तरीके बताएं रियल लाइफ स्टोरीज के थ्रू। इन दोनों से बढ़ के एक किताब है भारत की आंतरिक सुरक्षा, जो मैंने लिखी थी यूपीएससी के लिए, पर वो आम आदमी के लिए भी उतनी ही यूजफुल है। कैसे देश में आतंकवाद फैल रहा है, क्या आईएसआई का रोल है, कहाँ हम लोग जो है गैप्स हैं, ठीक है, इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, आईएसआई की फंडिंग कौन कर रहा है, ये पूरा का पूरा, सीमा सुरक्षा कैसे की जाए, अवैध घुसपैठ क्या है, ड्रग की प्रॉब्लम क्या है, ये सारी समस्याएं जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हैं, गहराई से उसमें चिंतन मंथन है। वो यूपीएससी के सवालों के आंसर करने लग तक के लिए भी इसमें पूरी किताब लिखी गई है। पुलिस की नौकरी के बाद, आईपीएस की सेवा के बाद, डीजीपी उत्तराखंड से रिटायर होने के बाद हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रई के वाइस चांसलर। अब सर यहाँ पुलिसिंग तो नहीं आएगी, यहाँ क्या सिखा रहे हैं चलते चलते थोड़ा सा ये भी? देखिए हम ये सिखा रहे हैं कि कैसे स्पोर्ट्स में अच्छे रिजल्ट संभव हैं। क्यों हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन होके भी वर्ल्ड में 50 रैंक पे भी नहीं आ पाते, टॉप 5-6 मेडल्स में हम खुश हो जाते हैं, जबकि ओलंपिक के, जबकि जो नंबर 1 लोग हैं उनके मेडल 60-70 तक आ रहे हैं, 100 तक भी जा रहे हैं। तो क्या गैप्स हैं हमारे, हम तो वही बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे हम टॉप करते हैं इंटरनेशनली, कैसे ओलंपिक मेडल आए, स्पोर्ट्स साइंस में कहाँ कमी है, बायोमैकेनिक्स में कहाँ कमी है, न्यूट्रिशन में कहाँ कमी है। 1 मिनट में सर अगर बता दें थोड़ा सा कि एक पिन पॉइंट कर दें कि हम इसलिए मेडल लाने में देश में पिछड़ जाते हैं और हमसे छोटे देश हमसे ज्यादा मेडल ले आते हैं। पहला है, हम सिर्फ 50 मेडल पे फोकस कर रहे हैं। ओलंपिक में 1000 मेडल है, 50 पे फोकस कर रहे हैं, 5 आ रहे हैं। अगर हम 1000 के 1000 मेडल की तैयारी करें तो 100 तो आएंगे। तैयारी ही 50 की कर रहे हैं, तो हमारा फोकस हर गेम पे जाना चाहिए। ठीक। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में बढ़ रही है, पर अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हरियाणा ने कोशिश की है, अभी आजकल उड़ीसा कर रहा है, मणिपुर ने किया, तो ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ानी है। और तीसरा, मोटिवेशन के लिए स्पोर्ट्स पर्सन के फ्रेंडली या अनुकूल पॉलिसीज का बनाया जाना। 3 ही चीज़ें हैं। देख, अकेला हरियाणा अगर 4 मेडल ला रहा है, मान लिया इसी ओलंपिक में 2024 में, हमारी पॉपुलेशन 2% है हरियाणा की, तो पूरा देश वैसा ही हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम, 100 मेडल प्लस हो जाएंगे। तो हमें वो इकोसिस्टम बनाना है जहाँ घर घर स्पोर्ट्समैन का सम्मान हो, मेडल लाने की इच्छा हो, क्योंकि उन मेडल्स के थ्रू नौकरियां मिल रही हैं, इसलिए वहाँ पे क्रेज बन गया है। खेल में भी राजनीति घुसी हुई है सर। बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं जो गांव देहात में हैं, शहर तक नहीं पहुंच पा रही हैं, मार्गदर्शन की कमी है। राजनीति जरूर घुसी हुई है। उसको अभी जो नया स्पोर्ट्स कोड भी लाया है ना, कोड एक्ट, स्पोर्ट्स कोड बनाया गवर्नमेंट ने, स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट बनाया, उसमें उसके थ्रू मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा उसमें लगाम लगेगी। उसको राजनीति को ख़त्म करने की ज़रूरत है और रियल स्पोर्ट्स की कल्चर लाने की ज़रूरत है। पर जो मैंने कहा 3-4 जो बड़ी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, सभी खेलों में हम लगें और उनके अनुकूल पॉलिसीज बने जहाँ पे मेडलिस्ट को रिवार्ड मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, जहाँ जो है उसके कोच को अच्छा वो है, मतलब सपोर्ट है, तभी तो हम जो ओलंपियन बनाने वाले कोच आएंगे तो ओलंपियन बनेंगे।
कुल जमा यही कहना चाहूंगा कि अशोक कुमार साहब से सुनने के बाद जो निकल के आता है जिस बोलवा, वो ये है कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है खेल में, लेकिन उन तक पहुंच के शासन जाए और उनको लेके आए उस रास्ते पे। एक जहां तक बात पुलिस की है और पुलिस की जनता के बीच छवि की है, तो जनता के बीच पुलिस की वही छवि बनती है जो पुलिस बनाती है। और एसएचओ ये वाकई में तोप है, मगर एसएचओ का तोप होना दोनों ही तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक। एसएचओ भारत की पुलिस सिस्टम का एक ऐसा अंग या मुखिया है जो चाहे तो पुलिस की छवि तबाह कर दे और चाहे तो पुलिस की छवि बना दे। बिल्कुल सच, वो चाहे तो क्राइम को एक बार को बहुत डीजीपी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। एक साहब को डीजीपी यानी कि पुलिस चीफ सूबे का पुलिस महानिदेशक शायद कहीं चूक जाए, लेकिन एसएचओ अगर कानून व्यवस्था और जनता को साथ लेके चलना चाहे तो वो नहीं चूकेगा। लेकिन जिन एसएचओ के स्वार्थ आ जाते हैं बीच में, वो कहीं से कहीं तक कानून और जनता की भावनाओं के साथ खेलने से बाज नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से आप थैंक यू सो मच। बिल्कुल सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत हूँ। एसएचओ चाहे तो क्राइम पूरी तरह कंट्रोल रह सकता है और एसएचओ चाहे तो पूरी पुलिस की छवि चौपट भी हो सकती है। शुक्रिया अशोक जी स्टेटमेंट में आने के लिए और बात करने के लिए इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू जॉन सर, थैंक यू।